नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम महादंगल का। महादंगल में आज का विषय है झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले जाति और संविधान पर राहुल गांधी का जोर। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच की है और ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासी पहचान मिटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया और हुंकार भरी कि जब उनकी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होकर रहेगी और 50% आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी। राहुल ने रांची में जो कहा वो कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं और सामाजिक न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली तो कहा जाने लगा कि ये राहुल के संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई का नतीजा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही जब हरियाणा में चुनाव हुए तो राहुल के इस मुद्दे का कोई असर वहां पर नहीं दिखा। यहां तक कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के राहुल के दावे के बावजूद हरियाणा के ओबीसी बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बने। राहुल का संविधान का मुद्दा भी नहीं चल पाया और जो दलित लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए, उनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया। जाहिर है हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। हरियाणा नतीजे के अगले ही दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हाल के दिनों में हिंदू एकजुटता पर लगातार जोर दे रहे हैं। आज के महादंगल में बात राहुल गांधी के कास्ट कार्ड की होगी। सवाल यह है कि हरियाणा में जाति फेल होने के बाद क्या झारखंड में होगा खेल। सवाल यह भी है कि राहुल के संविधान वाले प्रहार में कितनी धार है। साथ ही तुलना होगी राहुल के जाति कार्ड और पीएम मोदी के हिंदू जोड़ो अपील की। आज के बहस की शुरुआत से पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी का जोर उन्हीं मुद्दों पर है जिनके सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ी। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने जाति, संविधान और आदिवासी सम्मान के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनुस्मृति की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने राष्ट्रपति का जिक्र करके आदिवासी सम्मान का मुद्दा भी उठाया और अमीरों की लिस्ट का जिक्र किया। राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आइए। अगर ये संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? 250 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स में, मालिकों में, सीईओज में, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हलवा बांट रहे हैं वही, हलवा खा रहे हैं वही। राहुल के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताते हुए उनके बयानों को झूठा करार दिया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी का महत्व को खत्म किया है। झारखंड के आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी। झारखंड आंदोलन को भी कुचला है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलवाया है। बस भारतीय जनता पार्टी के सारे दस्तावेज उठा के देख लीजिए, आदिवासी भाइयों को आदिवासी भाई ही कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता और इसे राष्ट्रीय स्तर का नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो इस प्रकार के बयान देता है तो ये देश के लिए नहीं, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। इतने तरह का नकारात्मक प्रचार हो सकता है, हरियाणा में उन्होंने किया। देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव, निष्पक्ष चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते रहते हैं, बूथ कैप्चरिंग को फिर वापस लाना चाहते हैं, तो उनके नकारात्मक प्रचार को हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। सब जगह की जनता उनको रिजेक्ट कर देगी। झारखंड में आदिवासी, दलित और ओबीसी वोटर मिलाकर 80% से ज्यादा हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी जाति से जुड़े मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हरियाणा में उनका जाति वाला मुद्दा नहीं चल पाया। बीजेपी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी सरकार बना ली। देखना ये होगा कि राहुल गांधी का ये जाति वाला कार्ड झारखंड में कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी न्यूज। महादंगल के डिबेट की शुरुआत से पहले जाति को लेकर दो बड़े बयान सुनाना बेहद जरूरी है। एक तरफ राहुल गांधी ने कल जातिगत जनगणना पर जोर दिया, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का भरोसा दिया। वहीं 10 दिन पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए हिंदू समाज को तोड़ना चाहती है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। दोनों महत्वपूर्ण बयान आपने सुन लिया और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की। राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, धार और रफ्तार देते हुए राहुल गांधी ने ये जो बड़ा हमला किया है, देखिए हरियाणा में हार गई हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपने बयानों के जरिए वो जिस तरह से आदिवासी ओबीसी मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं और अब तो मनुस्मृति की भी एंट्री करा दी है और ये कहा है कि संविधान और मनुस्मृति के बीच ये लड़ाई है, ये कहते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। क्या है इस पर जवाब आपका, रोहन गुप्ता जी? चित्रा जी, पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं आपकी नई पारी के लिए और आप ऐसे ही बेबाक तरीके से अपनी जो पत्रकारिता है उसको आगे बढ़ाते जाइए। देखिए चित्रा जी, एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और दूसरी एक कहावत है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये जो संविधान की नकल ले लेके राहुल गांधी जी और पूरे जो विपक्ष के नेता है इंडी गठबंधन के नाम पे पूरे लोकसभा चुनाव में घूमे और कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करने में सफलता मिली। पर आप समझिए जब जैसे ही हरियाणा चुनाव आया वहां पे ये था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस जीतेगी। क्या हुआ असलियत में? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? वहां पे जो दो बड़े नेता थे उनके, एक जो है दलित समाज से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, उनसे क्या हश्र हुआ? पूरा चुनाव वो अपनी पीड़ा जो है देश के सामने, पार्टी के सामने रखते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आप संविधान की नकल हाथ में लेके दलितों और ओबीसी के साथ अन्याय करते रहेंगे? अगर उनके नेता का ये हाल है तो जनता का क्या हाल करेंगे आप? जनता ने भरोसा नहीं किया और हरियाणा में जो बांटने वाली राजनीति थी उसके ऊपर 36 बिरादरी ने मिलकर भाजपा को वोट दिया। वो जाट है, वहां पे 25 में से 13 सीट भाजपा जीतती। दलित बहुल एरिया है, वहां पे 17 में से 8-9 सीट भाजपा जीतती। तो इनको समझना पड़ेगा कि वही आप बात कर रहे हैं और आप विदेश में जाके चालू चुनाव में ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन को सही टाइम पर हटा देंगे। जनता कैसे भरोसा करेगी? अब उनको लगता है कि आप झारखंड चले गए, वहां पे अब हम लोग जो है आदिवासी की बात करेंगे। चंपई सोरेन जैसा एक गरीब व्यक्ति जो आदिवासी समाज से था, आज भ्रष्टाचार के पीछे जब हेमंत सोरेन को हटाया गया, जैसे ही आए उनको वापस हटा दिया गया। अरे आप कौन से मुंह से ये बात करते हैं? आपने तो हरियाणा में तो चालू चुनाव में जो ट्रेलर दिखाया, झारखंड में तो उसकी पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, देखिए हरियाणा तो झांकी थी, हाँ। अभी महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है और आने वाले दिनों में आप देखिए चित्रा जी, जो बांटने वाली राजनीति है उसके ऊपर देश को साथ में लेके वाली ये बयान चूंकि झारखंड में दिया है राहुल गांधी ने, ठीक है, की अपमान वाली राजनीति। इसीलिए कंचना यादव जी, आप सरकार में वहां पर शामिल हैं, आरजेडी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। उन्होंने जो आरोप लगाया, देखिए हरियाणा में तो फुस हो गया ये तमाम दांव, अब झारखंड में काम करेगा क्या आपके गठबंधन के लिए? देखिए काम करेगा और हम चाह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काम करे। हाँ, लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की थी और संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है ही, क्योंकि बीजेपी मनुस्मृति को मानती है और उसी को थोपना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि उसमें एक बहुत क्रेडिबल जो वॉइस होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक बहुत क्रेडिबल वॉइस है सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की और सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसमें भी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि झारखंड में जो हमारी सीट बार्गेनिंग है, जो हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर वहां पर हराया जाए। तेजस्वी यादव वो पर्सन है जिन्होंने जाति सर्वे न सिर्फ कहा बल्कि कराया भी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जितना पॉसिबल हो सका 17 महीने में। हमारे पास वो क्रेडिबिलिटी है और उसी को लेकर हम झारखंड में लड़ रहे हैं और लड़ाई साफ है।
लड़ाई साफ है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई, और हम संविधान के साथ खड़े हैं। अगर हरियाणा कांग्रेस हारी है तो अपने निष्मान्य जातिगत जनगणना करा लेने के बाद कंचना यादव जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बिहार में क्या बदल गया? विकास के पैमाने पर, रोजगार के पैमाने पर बिहार कहां पर आकर खड़ा हो गया? आप इसका क्रेडिट ले रही हैं, लेना भी चाहिए, जो इसमें शामिल है उसको लेना चाहिए, लेकिन बिहार में वो कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया जातिगत जनगणना के बाद जिसका जिक्र आप इस मंच पर करना चाहेंगे? जी चित्रा जी, इंटेंशन की भी बात होती है। हम 17 महीने सरकार में थे, हमारी इंटेंशन अच्छी थी। हमने 94 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई किया, सारे क्रॉस द कास्ट, EWS, OBC, ST। हमने बोला हर परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना बिजनेस और कुछ स्टार्ट कर सके। हमने आरक्षण को भी बढ़ाया, 65% किया, जो इन्होंने रोक दिया। लेकिन सारे काम तो तब हुए जब हम थे, और उसके बाद बीजेपी और जदयू ने, जदयू और बीजेपी का पूरा इंटेंशन था। जदयू कोर्ट नहीं मैम, आप कोर्ट के पीछे से जो पहुंचता है वहां पर, उसकी भी इंटेंशन होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा मकसद था कि उसको इम्प्लीमेंट कर। जब इंटेंशन ही नहीं है जदयू और बीजेपी का, सुधार क्या होगा? जाति का सर्वे करा लीजिए, अगर इंटेंशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा समय है नहीं, बिहार में भी विधानसभा चुनाव में सबकी परीक्षा हो जाएगी। इसके पहले बाकी के पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, आशुतोष जी आपसे एक टिप्पणी में लेना चाहूंगी। राहुल गांधी अब नए तरीके से मनुस्मृति पर जोर दे रहे हैं, तो ये बदला हुआ एंगल राहुल गांधी का ये क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस थीसिस को शुरू किया था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कर्नाटक के कोलार में उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी कास्ट सेंसस को लेके, वो अपनी उसी थीसिस को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस देश के अंदर इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो लोग जिनके बारे में खुद मोहन भागवत कहते हैं कि लोगों ने 2000 साल तक उनको इंसानों से भी बदतर जिंदगी दी, और अब 200 साल आपको कम से कम ये झेलना पड़ेगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिस समाज को दी, अगर आज वो अपने हक की बात करते हैं, अगर वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, अगर वो चाहते हैं इस बात को जानना कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा अधिकार कितना है, सरकार में हमारा कितना अधिकार है, तो इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? इस पर हमें डरने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए इस देश के अंदर कास्ट सेंसस हो जाएगा तो डर, इसमें कौन सा डर हो जाएगा? क्या दलित पिछड़े जो है वो देश से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, वो इसी देश में वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और राहुल गांधी इसी थीसिस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनसंघ और RSS के लोग ये मनुस्मृति की बात करते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गाली गलौज की गई, जिस तरीके से उनके पुतले जलाए गए, और तब मनुस्मृति का जिस तरीके से हवाला दिया गया, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और ये अपने आप में विमर्श का सवाल है। अगर विमर्श है तो विमर्श होना चाहिए, इस बातचीत होनी चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? 2012-13 में यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने करवाया था देश में जातिगत जनगणना, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अब जब आप विपक्ष में रहते हैं तो जातिगत जनगणना का माहौल खड़ा करते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो करवाने के बावजूद आप समझते हैं कि जातिगत जनगणना पर इस देश का कितना पैसा, कितने संसाधन खर्च होते हैं, उसके आंकड़े छिपा क्यों लेती है सरकार? और ये तो कांग्रेस के ऊपर ही सवाल खड़े होंगे ना आशुतोष जी? बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना भी चाहिए कि आप अगर कर्नाटक के अंदर आपने अगर कास्ट सेंसस करवाया है तो आप उसके डेटा क्यों नहीं रिलीज करना चाहते? लेकिन मैं दो सवाल अलग से करना चाहता हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में, जब दबाव पड़ा, दलितों पिछड़ों का दबाव पड़ा, तो उस दबाव के तहत आके उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया। उस कास्ट सेंसस की रिपोर्ट 2013 अंत में, 14 की शुरुआत में आई। अब पिछले 10 साल से, तकरीबन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो बात खुद आपको याद होगा कि मोहन भागवत जी कहते रहे, RSS कहता रहा, तो उसकी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और अगर उस कास्ट सेंसस में गलत है, ठीक तरीके से नहीं किया गया है, तो दोबारा उसका सेंसस होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक और सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, वो सेंसस नहीं करवा रही है। पिछले 4 सालों से इस देश के अंदर बिना सेंसस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरीके के विकास की बातें की जा रही। जब देश सिर्फ 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर अपने विकास का मॉडल बना रहा है, तो कितना फॉल्टी है ये समझने की बात है। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दे दीजिए उनके आरोपों पर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उनके सवाल तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि आप तो जनगणना ही नहीं करवा रहे हैं, जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए। चित्रा जी, ये जो दिखावे का चेहरा है, उन्होंने कहा जनगणना करवाई। अरे भाई, आपके तो 3 स्टेट है ना, हिमाचल है, तेलंगाना है, आप करके दिखाइए ना।
आज अगर आपके नेता पूरे देश में घूम के ये कहते हैं, अगर हरियाणा में भी आप प्रॉमिस करते हैं, जनता को आपकी बात पे भरोसा ही नहीं है। और यहाँ पे ये सरकार है जो हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए कुछ करती है। तकलीफ ही ये है, आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करनी है, आपको कहीं ना कहीं संविधान की आड़ में अपना तुष्टीकरण है उसको चालू रखना है। ये नहीं होगा। देश की जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता का हर एक व्यक्ति ये चीज समझ चुका है कि विपक्ष की राजनीति तुष्टीकरण पे आधारित है। पर अब नहीं चलेगा, संविधान का झुंझुना 4 महीने चल गया, अब नहीं चलेगा। देश की जनता आपकी हकीकत जानती है, पहले करके दिखाइए, वॉक द टॉक, फिर आप भाजपा पे सवाल उठाइए। भाजपा का काम है हर धर्म हर जाति का विकास करे। अब मैं तेलंगाना की बात करता हूं, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वहां पे 67% बजट था जो SC ST सब कमीशन का, वो डाइवर्ट करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दे दिएगा। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? कब तक ये झुंझुना घुमाएंगे? आपको मालूम है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं रुक सकती है। आपको मालूम है कि अगर इस स्थिति में आपको राजनीति करती है तो हिंदू वोट को बांटना पड़ेगा, वो SC में बांटो, दलित में बांटो, और वो होगा तभी आपकी राजनीति। आपको ट्रेलर मिल गया, पर आपकी हकीकत अलग है। ना आपने दलितों के लिए कुछ किया, ना आपने OBC के लिए कुछ किया। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है, अपमान किया। आपके राज्यों में जो बजट होता है वो भी आप डाइवर्ट कर देते हो। इसकी हकीकत आपको देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस हकीकत के सारे देश की जनता आप पे भरोसा कैसे करे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने क्या ये नहीं कहा कि हम सही समय पर रिजर्वेशन को हटाएंगे? इसका भी जवाब दे दीजिए आप। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज काका जी, अगर आपके मेरे रोहन गुप्ता जी बड़े काबिल प्रवक्ता है, मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि कास्ट सेंसस से देश कैसे बढ़ सकता, मैं ये समझ नहीं पाया हूं। दूसरी बात, जनगणना कब कराएंगे और क्यों नहीं करवाई जा रही? देखिए चित्रा जी, अभी आशुतोष जी ने सब, मैं दोनों के आपके जवाब दूंगा। मैंने आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा आपको सवाल उसका जवाब दे दीजिए ना। आपने अभी एक चीज रखी कि देखिए कांग्रेस ने करवा तो दिया, आपके दिखाने के दांत और जो बोलने के दांत है वो अलग है। देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? और एक चीज, अभी कल की बात कर रहा हूं मैं आपके, इनके जो पूर्व गृह मंत्री थे उन्होंने भगवा आतंकवाद पे कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा देश के सामने रखी कि किस प्रकार की नफरत है इनको सनातन से। अरे आपको मजबूरी, आपको मालूम है, आप तुष्टीकरण में ना मुसलमानों के लिए कुछ कर पाए, ना हिंदुओं के लिए कुछ कर पाए। अब दुकान चलाने के लिए जाति जनगणना के नाम पे आप देश के सामने अराजकता फैला रहे हैं। और एक चीज, आप संविधान की बात कर रहे हैं, सेक्युलर सिविल कोड जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? संविधान का मूल क्या है चित्रा जी? कि हर धर्म जाति हमारे लिए बिन सांप्रदायिक देश है, हमारे लिए सब समान है, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, वहां पे ये कहा गया कि देखिए जिस जातिगत जनगणना की बात होती है, देश के कई राज्यों में हुआ, लेकिन कई राज्यों ने आंकड़े भी जारी नहीं किए, खासतौर से अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें मनोज काका जी। और 1931 के बाद जब जातिगत जनगणना इस देश में होती भी है, यूपीए की सरकार में ही, लेकिन उसके बाद आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। अब तो तब से लेकर आज तक तमाम सरकारें आई, बनी, गई, सबसे यह सवाल पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना ही अगर विकास का पैमाना है या फिर गरीब, दलित और जो आदिवासी हैं उनको आगे ले जाने का पैमाना है, तो तमाम सरकारें इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों रही? और मनोज काका जी, नरेंद्र मोदी चूंकि इस समय बनारस में ये तमाम बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी ओर से कहा गया था, खासतौर से इंडिया गठबंधन को निशाना साधते हुए, कि हिंदू की बात आते ही आप लोग जाति से चर्चा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लड़ाने लगते हैं, जितना हिंदू बटेगा उतना ही फायदा लेने की आप लोगों की ओर से कोशिश करते हैं, और जातिगत पॉलिटिक्स ही आप लोगों का एजेंडा है। मनोज काका जी, प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर क्या जवाब? और रोहन गुप्ता जी ने भी जो सवाल पूछे हैं। चित्रा, आपको पहले तो नए शुरुआत की और एक नए मंच पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसके लिए बहुत साधुवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है हम सभी को, पूरे दर्शकों को, कि आप पत्रकारिता के जो नियम है और पत्रकारिता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ज्यादा रहेगी। जो सवाल है रोहन को, बहुत मैं समझता हूं, रोहन पढ़े लिखे मेरे साथी हैं। रोहन जी, जो देश में जो चीजें चलती हैं बहुत सारे, ये देश मनुस्मृति से तो नहीं चलता है, ये तो बात पक्की है। क्योंकि मनुस्मृति को 25 जुलाई 1927 को ही इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने जला करके खाक कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बाबा साहब ने इस देश के मनुस्मृति को जब जला के खाक किया 25 जुलाई 1927 को, लेकिन वो बाबा साहब ने तो जला दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्मृति पटल पर अभी वो आज भी है। और उसी को वो कहीं ना कहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आड़ में वो हमेशा ये चाहती है कि मनुस्मृति कायम रहे। चूंकि जब मनुस्मृति कायम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आरएसएस के सर संघचालक जो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उनकी वर्चस्व और उनका जो सबसे श्रेष्ठ होने का भाव है वो तभी बना रह पाएगा जब मनुस्मृति का भाव रहेगा। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी इसको ये जान ले कि मनुस्मृति अब ध्वस्त हो चुकी है और ये हमारा देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के बनाए संविधान से, और उसी से चलेगा। तो जब वो ध्वस्त हो चुकी है तो राहुल गांधी चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं मनुस्मृति को, मनोज काका जी? नहीं हाँ। अब वो इसलिए लेके आ रहे हैं, बहुत सवाल आपका अच्छा है चित्रा, इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के उपदेश और आचरण में बहुत महीन फर्क है, ये हमको आपको समझना होगा। वो जो कहते हैं उसका कोई उपदेश उसके आचरण तक नहीं जाता। जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं सब क्लासिफिकेशन होगा, आरक्षण का वर्गीकरण होगा, SC ST आरक्षण का, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं हम इसके विपक्ष में, हम इसके खिलाफ हैं, जो कि सारे राजनीतिक दल रहे। लेकिन हरियाणा में सरकार बनते ही ये पूरे देश का दलित देखे कि हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले वहां ST SC के आरक्षण का वर्गीकरण करने का कैबिनेट में फैसला लाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी पर आप सवाल कर रहे हैं, काशी के क्षेत्र में, काशी पर गए, उनके कई सारे हम बयान भी सुने। वो काशी उनकी कबीर की धरती है। कबीर ने कहा था कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, और दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हो। तो नरेंद्र मोदी काशी में सिर्फ अपने वैभव विलास का 100 कैमरे लेके प्रदर्शन करने जाते हैं। जब काशी की जनता कोरोना में गंगा में उफनाती है, उसको दवा नहीं मिलती है, तब नरेंद्र मोदी बनारस नहीं जाते। उसी काशी में 10 करोड़ का एक वो बना है, गंगा किनारे एक वो पत्थर की छावनी बनी और एक कुत्ते के धक्के से वो छावनी गिर गई और रामनगर का एक गरीब मर जाता है। वो काशी में जो सामान्य घरों की मजदूरनी और माताएं बहनें मिठाइयां बना के बाबा भोलेनाथ का परंपरागत रूप से वहां मिठाइयां बंटती हैं, छोटे छोटे घरों से निकल करके माताएं बहनें अपना कुटीर उद्योग चलाती हैं, उसको भी खत्म करने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी कंपनी लाके कर रहे हैं, अमूल ला करके। तो नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा विमर्श है और भारतीय जनता पार्टी का, वो दलितों, पिछड़ों और इस देश में बहुजनों के पक्ष में इसलिए नहीं है कि कभी भी उनके हक हिस्सेदारी देने की जब बात आती है चित्रा, तो वो उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। राजीव रंजन जी पक्ष में खड़े होते, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं सुन लीजिए जल्दी से, मैं खत्म कर रहा हूँ। आदिवासी अस्मिता की इतनी बात हो रही है, इस देश में राम मंदिर का कितना प्रचार प्रसार किया गया। इस देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। और लेकिन जब संविधान की सबसे सर्वोच्च मंदिर का निर्माण होता है, लोक भवन का, संसद का, तो उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाता। ठीक है मनोज काका जी, इस पर तो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान भी आया था। मनोज काका जी, अगर आप लोग आदिवासी राष्ट्रपति बन रही हैं, उसका सपोर्ट करते, तो क्या आप लोगों की बातों में ज्यादा दम नहीं दिखता? एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी, आप लोगों ने दूसरी तरफ एक ऊंची जाति के ही कैंडिडेट को सपोर्ट किया था मनोज काका जी, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों कैसे चलेगा मनोज काका जी? जब वो राष्ट्रपति बनाई जा रही थी, आपको याद है, मेरे पास तो तमाम वो बयान भी लाइन से लगे हुए हैं कि उनको लेकर किस तरह की टिप्पणी की गई थी, और आज आप लोग उन्हीं राष्ट्रपति को लेकर कहते हैं कि राम मंदिर क्यों नहीं बुलाया गया उनको, यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया उनको? हमारे लोगों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। अरे जिस इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा है उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला समर्थन नहीं। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को ले लीजिए, आप तेजस्वी यादव के बयान को ले लीजिए, मूर्ति वाला बयान उन्होंने दिया था कि मूर्ति नहीं चाहिए हमें राष्ट्रपति, बहुत सारे ऐसे बयान थे। तो ये जो बयान तब ज्यादा अच्छा लगता जब आप एक आदिवासी राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुनकर वहां पर पहुंचाते। लेकिन ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी ओर से उठाए गए हैं। मुझे लगता है राजीव रंजन जी आप इस पर जवाब दीजिए। और राजीव रंजन जी, जब प्रधानमंत्री की ओर से भी ये बातें कही जाती हैं कि हिंदू की बात वो करते हैं, तो आप लोगों को सूट करता है क्या? मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है, ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से की जाती हैं, तो जेडीयू अपने आप को कहां पाती है इस तरह के बयानों के बीच में? और चित्रा जी, सबसे पहले आपको नई पारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, अभी आपने कहा जातीय जनगणना से बिहार में क्या कुछ बदला। हाँ। जातीय जनगणना, जातीय सर्वे तो अभी हुए कुछ महीने हुए, लेकिन जो बिहार को लेकर एक तस्वीर बनाई जाती रही है, उस पर कुछ आंकड़े जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो 22-23 के जो आंकड़े जारी किए, उसमें बिहार के जो गरीबी के आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से बेहतर है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आज जो सवाल जातीय जनगणना को लेकर के हाय तौबा मचाने वाले लोग हैं, उनसे
कई तरह के प्रश्न तो पहले रोहन गुप्ता जी ने पूछ लिए हैं, लेकिन शायद बार बार जातीय जनगणना की चर्चा कर रहे हैं राहुल जी। इस देश की आज़ादी के बाद 6 दशक उनकी सरकारें दिल्ली में और अनेक राज्यों में उनकी सरकारों ने काम किया, क्यों नहीं वो बिहार जैसी कामयाबी हासिल कर पाए। बिहार ने कुछ महीनों में जातीय सर्वे कराए, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए, और अभी मैं कंचना यादव को सुन रहा था, 94 लाख परिवारों को इन्होंने क्या दे दिया मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन तेजस्वी जी कभी गंभीर राजनेता के तौर पर मंत्री परिषद की बैठकों में भी नहीं दिखते। 94 लाख परिवारों को और ये आइडेंटिफाई सच किया है था कि कौन कौन गरीब है, कौन कौन पिछड़ा है, आदिवासी, ये वो बोला था। राज्य सरकार, मैं वही कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना का फैसला उस समय उन्होंने लिया था जब हमारी सरकार एनडीए की थी, और उसके बाद जब वहां आरजेडी के साथ हमारी सरकार बनी, उस दौरान वो काम हुआ। लेकिन ये नीतीश कुमार जी का संकल्प था, और अंततः हम लोगों ने वो करके पूरे देश को दिखाया। जहां 60% आरक्षण की बात राहुल जी करते हैं, तो बिहार ने तो कर दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। जिस दिन फैसला आएगा निसंदेह उस दिशा में भी एक बड़ा वो काम होगा, और वो 60% नहीं है, 65% है, और अगर जो ईडब्ल्यूएस को मिलाकर देखें तो 75% है। अब क्यों हम लोगों की जो जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस के साथ जो एक वैचारिक मतभेद रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है, मुंबई बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने प्रमुख मुद्दों की सूची में जातीय जनगणना को शामिल करने की बात कांग्रेस से कही थी। कांग्रेस ने उसे एजेंडा में शामिल नहीं किया, और वहां से उस टकराव की शुरुआत हो गई थी। 1991 के राजीव गांधी जी का जो भाषण है संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ, काफी लंबा भाषण, काफी तीखा भाषण जी। और इसके पहले अनेक कमीशंस बने, और इन तमाम कमीशंस में इस देश की गरीबी और जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार जातियों को लेकर के जो भी अनुशंसाएं थी, उनको ठंडे बस्ते में वो डालते रहे। और जब विवशता जब सामने आई कि इसे स्वीकार किसी और सरकार ने कर लिया, तो उसके खिलाफ वो मुखर होकर के सामने आए। ये भी देश के सामने है, ठीक है। इसलिए राहुल गांधी जब जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो उस समय देश को यकीन नहीं होता है, और शायद इसीलिए वो जनता का नैरेटिव वो नहीं बना पा रहे हैं। उसी तरह से संविधान को लेकर वो जितनी बातें कहें, लेकिन लोग उस आपातकाल के उस दौर को, उस त्रासदी को नहीं भूल सकते हैं। लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे थे, और उन्हें यंत्रणाएं दी गई। मुझे नहीं लगता है कि संविधान और आरक्षण और जातीय जनगणना, इन सवालों पर कांग्रेस कोई देशव्यापी कोई आंदोलन खड़ा कर। ठीक है, कंचना यादव जी आप जवाब दीजिएगा, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी बहुत देर से हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेती हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, अब जनता के बीच एजेंडा फिक्स कर पाती है कांग्रेस या नहीं कर पाती है? हालांकि पिछली बार से ज्यादा डबल सीटें इस बार लोकसभा में उसको मिली हैं, ये बात अलग है कि वो 100 सीटों के नीचे रह गई। लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, ये बात भी सही है ना कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं, सत्ता पक्ष के लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बात तो सब लोग जवाब देने के लिए आ जाते हैं, तो ये बात भी सच है ना कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चित्रा जी, आपकी नई पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल गांधी जी कभी एजेंडा सेट कर ही नहीं सकते, उनका खुद का एजेंडा तो देश विदेश में होता है, देश में तो उनका कोई एजेंडा ही नहीं सेट होता है। और किस तरह से ये बात कर रहे हैं दलित और पिछड़ों की बात, झारखंड में तो उन्हीं की सरकार थी, किसने रोका था ये जनगणना करवाने से? और पुरानी बात को मैं याद दिलाता हूं कि भारत रत्न बाबा साहेब को कब मिला? कांग्रेस की इतनी लंबी सरकारें थी, 2 प्रधानमंत्री कांग्रेस के खुद ने ले लिए अपने जिंदा रहते, लेकिन बाबा साहेब को 1990 में दिया गया, और वो भी दिया गया हमारे पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सदन में मांग किया था, तब तैल चित्र भी सदन में लगा। ये बात करते हैं 1991 में पटेल साहब को मिला भारत रत्न, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, वो मुझे ज्ञान देते हैं, पिछड़े की हिमायती होने का वो दम भरते हैं। आदिवासी समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? जिसकी सोच में टुकड़े टुकड़े हों। राहुल गांधी जी का क्या है? हरियाणा में तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने वहां पे काम किया था। चुनाव में 8 रैलियां की थी, जवानों की, किसानों की, पहलवानों की, और तीनों ने उनको क्या किया?
हैरान किया ना। वहां पे क्या रिजल्ट आया? ये दो इनके संविधान में क्या है? कश्मीर को पाकिस्तान मान लो, पंजाब को खालिस्तान मान लो, झारखंड को बांग्लादेश बना दो। इस तरह के सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप बांग्लादेश जिस तरह से झारखंड में डेमोग्राफी को चित्रा जी चेंज करा चुकी, मैं अभी वहां पे मीडिया प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूं झारखंड में, जिस तरह से आदिवासियों के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है, आज उसके लिए दोषी कहीं न कहीं हेमंत सरकार में कांग्रेस ज्यादा है, क्योंकि यही पॉकेट में संविधान को लेकर घूम रहे हैं। और जिसके रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए जाके झारखंड में क्या स्थिति है। आज घोटाले कर करके इन्हीं के उसी झारखंड में जमीन घोटाला करके जेल में वहां के मुख्यमंत्री जाते हैं चित्रा जी, और इनके सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपया आपने भी देखा था इनके घर में पकड़े जाते हैं। ये हमें बात करते हैं कि गरीबी मिटाएंगे और नौकरी देंगे, और राजद के लोग भी वहां पर साथ में, राजद के लोग बिहार में उंगली उठा रहे थे कि इन्होंने नौकरी दिया है। किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि उप मुख्यमंत्री कहीं नौकरी देते हैं? जरा मुझे ये बता दे। ये एनडीए के सरकार ने नौकरियां दी हैं, उसी समय से जातीय गणना भी हुआ है। और उसके हमारे ट्रैप में वो लोग आ रहे हैं और हम ट्रैप नहीं कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे एनडीए के सारे नेता गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के हिमायती हैं। और इसलिए है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं, स्वयं चिराग पासवान जी दलित समाज से आते हैं। तो जितना दर्द उनको होगा चित्रा जी, इनको क्या होगा दर्द? ये मनुस्मृति की बात करेंगे। ठीक है सर, आप लोगों का इतना दर्द सुन के ना मुझे लगता है कि क्या बिना जाति के इस देश की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती? बिना धर्म के क्या पॉलिटिक्स नहीं हो सकती? गरीबों को क्या जाति के चश्मे से देखना जरूरी है? आजाद हुए हिंदुस्तान को कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी हम जाति तय करते हैं और फिर कहते हैं ये वाला इस जाति से है तो फला जाति का विकास हम करेंगे, इस जाति से है नहीं करेंगे। लेकिन आज भी इस देश में चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी समाज हो, कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर उनकी स्थिति जस की तस है। तो इसके लिए एक दूसरे पर उंगली तो आप उठाएंगे, लेकिन सभी पार्टियां इसमें एक कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पानी की पीने की किल्लत है, जहां आज भी बिजली नहीं है या फिर बिजली की किल्लत है, जहां आज भी सड़कों को लेकर जद्दोजहद है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोग करके दिखाते हैं। कंचना यादव जी को कह रहे हैं एनडीए की सरकार ने जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नौकरी दी है, कौन से राज्य का उप मुख्यमंत्री होता है जिसके हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो नौकरी दे पाएगा? वो नीतीश कुमार को इसका श्रेय दे रहे हैं। शायद इनको ये नहीं मालूम था कि शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास था। वो अपने मंत्रालय से उन्होंने नौकरियां वो निकाली हुई थी, कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी निकाली है, कितनी बात में निकाली है। एक सेकंड, शिक्षा मंत्रालय आपके पास पहले मंत्रालय था, आपने तो नौकरियां नहीं निकाली सर। और दूसरा दलित की बात आप कर रहे हो, 80 महादलित का घर जला है अभी बिहार में, लेकिन क्या आपका आवाज उस पर निकला? चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का उस पर आवाज निकला? और अभी एक उपचुनाव में जीतन राम मांझी जी को टिकट मिला तो अपने बहू को लड़ा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद पर भी आप अभी बैठ कर यहाँ पर ज्ञान दोगे। और हाँ, झारखंड में हमने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। आपने गवर्नर के माध्यम से बीजेपी ने वहां पर रोक दिया, वहां पर लागू नहीं होने दिया। आप कुछ नहीं किए हो। मैं कहती हूँ चलो मंडल कमीशन के 2 ही इम्प्लीमेंटेशन जो है रिकमेंडेशन लागू हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं, लेकिन वो कब लागू हुए हैं? एक यूपीए के सरकार में, एक जनता दल की सरकार में। आखिर में बीजेपी ने एक भी रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की अपने से खुद क्यों नहीं लागू की? इसका मतलब है एनडीए नहीं है पक्ष में, न संविधान के पक्ष में, न आरक्षण के पक्ष में, न जातिगत जनगणना के पक्ष में, और आप लोग उनके पक्ष में खड़े हो। सपोर्ट से ही सरकार बनी थी बीपी सिंह की। जी हाँ, याद है, और आपने सपोर्ट भी खींचा था, सपोर्ट भी खींचकर सरकार भी गिराई थी, और मंडल के खिलाफ चलिए ठीक है, रोहन गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं फंसेंगे, दोनों लोग स्काइप से हैं, फिर आवाज यहाँ पर ब्रेक होगी। आशुतोष जी मैं आपके पास, उसके बाद रोहन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, मैंने मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट उतारी है कि कौन, अब चूंकि जाति वाली राजनीति हो रही है तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस जाति के कितने मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाने का या पीछे करने का काम किया गया है। यहां पर 3 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी वो सवर्ण हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी सवर्ण हैं, सिद्धारमैया वो ओबीसी से आते हैं। तो यहां पर तो राहुल गांधी के पास एजेंडा सेट करने का या बड़ी लकीर खींचने का मौका है।
अगर वो आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था अल्पसंख्यकों का है, हम ये भी जानते हैं 2014 के समय में। उनके पास तो एक सुनहरा मौका है ना, तो राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लेते हैं? हटाएं तीनों मुख्यमंत्रियों को, दे दें आदिवासियों को उनका हक, जिस हक की वो बार बार बात करते हैं। आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो आपने तथ्य बताए वो थोड़ा अधूरा है। हाँ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो चरण सिंह चन्नी थे, वो दलित थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अशोक गहलोत पिछड़े समाज से आते हैं, भूपेश बघेल पिछड़े समाज से आते हैं, और सिद्धरमैया पिछड़े समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा तथ्य हमारे ख्याल से लोगों के की सामने बात हो गई ना सर। अभी वर्तमान में 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में एक भी जगह आदिवासी नहीं है। आशुतोष जी, अब ये थोड़ा सा कुतर्क हो जाएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के प्रेसिडेंट है ना। महत्वपूर्ण सवाल क्या है जी? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब पिछड़ा समाज अपने हक की बात करता है, जब सामाजिक न्याय की बात करता है, तब उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवादी राजनीति का। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा कि कास्ट सेंसस जो है वो पाप कैसे हो गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, राजीव रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जब नीतीश जी ने बिहार के अंदर कास्ट इंक्वायरी का ऐलान किया, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 अक्टूबर 2023 को ग्वालियर में थे और उन्होंने कहा था ये पाप है, ये पाप है, देश के लिए खतरनाक है। तो कास्ट सेंसस पाप कैसे हो गया, देश के लिए खतरनाक कैसे हो गया? इसका जवाब तो राजीव रंजन जी को देना चाहिए, रोहन जी को, क्योंकि उस वक्त की बात है। और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से तीखा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर किया था कि बिहार से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करती। ये अगस्त के महीने में नीतीश कुमार जी ने हमला किया। मैं तो छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि कास्ट सेंसस से देश कैसे बढ़ता है? हमारे घर में कोई शादी नहीं होती है जब जाति के आधार पर नहीं करते। एक ब्राह्मण समाज में अगर कोई कानून जगह सर्वोपारी से शादी कर लेता है तो बवाल मच जाता है। हमारे घर की लड़कियां जब किसी दूसरे समाज में शादी करती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दहेज प्रथा क्या में कभी कोई बीजेपी का लोग, कभी कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वो ये सारी चीजें वो हैं और इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं फिर एक सवाल करता हूँ, राजीव जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, रोहन जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए। कास्ट सेंसस से देश कैसे बटेगा जब हम बिना जाति के अपने घर के बेटे बेटियों की शादी नहीं करते हैं? अगर दूसरे जात में अगर बेटी हमारी प्यार करती है तो उनको जिंदा जला देते हैं। रोहन गुप्ता जी, देखिए चित्रा जी, बात की जैसे आशुतोष जी को आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर कांग्रेस के बाहर रह के भी कांग्रेस की सेवा जितनी आशुतोष जी करते हैं, भले उनको गाली पड़े पर मुझे साधुवाद है, उनको पूरी तरीके से सेवा करते हैं। देखिए कभी भी कोई सवाल होता है एक तरफा सवाल नहीं होता है। आशुतोष जी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते और सवाल पूछते तो मैं इनका बिल्कुल जवाब देता। मुद्दा है यहाँ पे नियत का, मुद्दा है यहाँ पे जो इश्यू आप बना के चल रहे हैं, वॉक द टॉक एक कहते हैं। आपकी इतनी सरकारें हैं, आपने कहा कराओ नहीं कराओ, अरे कंसेप्ट की बात जाने दीजिए ना, करके दिखा दे। जो राहुल गांधी जी संविधान की नकल लेके पूरे देश में घूमते हैं, 3 राज्यों में करके दिखाओ और फिर सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। और एक एग्जाम्पल है चित्रा जी, कल या परसों की तस्वीर है, इनके एससी जो प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी, देखिए उसमें कहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर क्या है। ये देखिए सांकेतिक चीजें होती है, ये चीजों में उनकी नीयत जो है वो झलकती है। अभी आपने एक सवाल किया, देश को सबसे पहले आदिवासी जो हमारी राष्ट्रपति है वो भाजपा ने जब उनका नामांकन किया, क्यों विरोध किया, क्यों आप सारे लोग कर गए? आप वहां पे अभी झारखंड में चुनाव है जहां चंपई सोरेन जैसे एक गरीब व्यक्ति को सीएम बना के हटा दिया गया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। जनता समझती है चित्रा जी, आपके मुद्दे उठाने से राजनीति नहीं होती। उस मुद्दों पर जो आप सवाल विपक्ष को करते हैं या भाजपा को करते हैं, उस मुद्दों पे आपने क्या किया उससे आपकी विश्वसनीयता तय होती है। और हर विश्वसनीयता के पैमाने पे दलितों की बात करें, हरियाणा में आपने देख लिया, ओबीसी की बात करें, वो भी हरियाणा का एग्जांपल आ गया, एसटी की हम बात करें, झारखंड में उसका एग्जांपल हो गया। अरे कौन से मुंह से आप डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? आपका डिवीजन करना मजबूरी है, पर ये काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी, जनता समझ चुकी है। मेरी बहन जो है आरजेडी से, उनको मैं जवाब दे दूं, आपने कहा कि एक मिनट, आखिरी चीज तेजस्वी यादव मुखर जवाब है, अरे आपकी भी तो आवाज नहीं सुन रही है। जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने कल डिक्लेयर कर दिया, आपके ही प्रवक्ता मनोज सिन्हा चिल्ला कर कह रहे थे कि हम जो है अलग से लड़ेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग है। ना जनता भरोसा करेगी, ना आपको भरोसा करना चाहिए। ट्रेलर हरियाणा में दिखा दिया है,